जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो कभी दक्षिण भारत की धड़कन हुआ करता था। एक ऐसा शहर जिसके नाम में ही जीत थी, विजयनगर, यानी विजय का शहर। आज हम्पी के जो शानदार खंडहर हम देखते हैं ना, ये हमें उसी गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक बना तो बना कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर विजय का शहर कहलाने वाली इतनी शानदार राजधानी खंडर में क्यों और कैसे बदल गई? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। हमारे आज के सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, फिर इसके स्वर्ण युग और शासन व्यवस्था को समझेंगे। इसके बाद इसकी हैरान कर देने वाली कला और वास्तुकला को देखेंगे और फिर उस निर्णायक लड़ाई की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि विजयनगर आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है 14वीं सदी के दक्षिण भारत से। यह एक बहुत ही उथल-पुथल का दौर था। उत्तर से दिल्ली सल्तनत के हमले लगातार हो रहे थे, जिनकी वजह से यहाँ के पुराने और शक्तिशाली राज्य एक-एक करके बिखर रहे थे। देखिए, हो क्या रहा था कि 1300 के दशक की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के हमलों ने दक्षिण की राजनीति में एक खालीपन-सा पैदा कर दिया था। और इसी मौके पर ठीक 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नई शक्ति का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य, जिसने दक्षिण की बिखरी हुई विरासत को संभालने का बीड़ा उठाया। अब इसके जो संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का, उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, इतिहासकार उनके असली मूल को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहते। कुछ का मानना है कि वे होयसल सेना में कन्नड़ सेनापति थे, तो कुछ कहते हैं कि वे काकतीय राज्य के तेलुगु अधिकारी थे जिन्हें दिल्ली ले जाया गया था। पर कहानी चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था। उन्होंने ऋषि विद्यारण्य के मार्गदर्शन में दक्षिण में एक विशाल हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। चलिए अब सीधे चलते हैं इस साम्राज्य के स्वर्ण युग में, वो समय जब ये अपनी ताकत और समृद्धि के शिखर पर था। ये दौर था तुलुव राजवंश का और इसके सबसे महान शासक कृष्णदेव राय का। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के ये शब्द कृष्णदेव राय की शख्सियत की एक झलक देते हैं। उनका शासनकाल मतलब लगातार सैन्य जीत, कला संस्कृति का विकास और जबरदस्त आर्थिक तरक्की। सही मायनों में यही विजयनगर का गोल्डन एज माना जाता है। अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो इसे चलाया कैसे जाता था? इसका सिस्टम बड़ा ही व्यवस्थित था। सबसे ऊपर राजा, फिर उसके नीचे प्रांत जिन्हें मंडलम कहते थे, फिर प्रांतों को जिलों में, जिलों को उपजिलों में और सबसे आखिर में गांव। इसी टॉप टू बॉटम व्यवस्था ने इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल बनाए रखा। और इस विशाल साम्राज्य को चलाने की एक बहुत ही अनोखी चाबी थी नायंकर प्रणाली। इसे आसान भाषा में समझिए, राजा अपने मिलिट्री कमांडरों यानी नायकों को जमीन का एक टुकड़ा दे देता था। बदले में वो नायक राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक मुहैया कराते थे और टैक्स भी वसूलते थे। इसी सिस्टम ने साम्राज्य को सालों तक सैन्य रूप से मजबूत बनाए रखा। विजयनगर की दौलत और शान की कहानियां दूर दूर तक पूरी दुनिया में मशहूर थीं। और इसी वजह से इटली से निकोलो दे कॉन्टी, फारस से अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाल से डोमिंगो पेस जैसे यात्री यहाँ खींचे चले आए। उन्होंने जो लिखा है उससे पता चलता है कि ये शहर कितना विशाल था और यहाँ के बाजारों में तो हीरे जवाहरात मिट्टी की तरह ढेरों में बिका करते थे। सोचिए, उस दौर का एक ग्लोबल ट्रेड हब था ये। तो जाहिर है जब इतनी दौलत और ताकत हो तो कला और संस्कृति भी अपने चरम पर होगी। अब बात करते हैं साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की और खास तौर पर इसकी राजधानी हम्पी की अद्भुत वास्तुकला की। विजयनगर की वास्तुकला अपने आप में बहुत ही अनूठी थी। ये कोई एक स्टाइल नहीं थी, बल्कि चालुक्य, होयसल और चोल जैसी पुरानी महान शैलियों का एक शानदार मिक्सचर थी। इसकी पहचान क्या थी? मंदिरों के बहुत ऊंचे ऊंचे गेटवे जिन्हें राय गोपुरम कहा जाता था, और शादी समारोह के लिए बने कल्याण मंडपम हॉल जिनके खंभों पर घोड़ों और पौराणिक जीवों की बेहतरीन नक्काशी होती थी। इस बेमिसाल कला का सबसे बेहतरीन नमूना आज भी हमें हम्पी में देखने को मिलता है। विरूपाक्ष मंदिर हो, लोटस महल हो या फिर विट्ठल स्वामी मंदिर का ये पत्थर का रथ, ये सब उस दौर की कारीगरी की जीती जागती मिसाल हैं। और हाँ, विट्ठल स्वामी मंदिर के संगीतमय स्तंभों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें थपथपाने पर संगीत की धुनें निकलती हैं। वाकई इंजीनियरिंग का एक अजूबा। लेकिन हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। विजयनगर के लिए ये मोड़ था तालीकोटा का युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जिसने इस महान साम्राज्य के भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी।
एक तरफ थी विजयनगर की पारंपरिक सेना, जो हाथियों और बांस के धनुषों पर ज्यादा निर्भर थी। वहीं दूसरी तरफ थी दक्कन सल्तनतों की मिलीजुली आधुनिक सेना, जिनके पास तुर्की तोपें थीं, तेज रफ्तार वाले फारसी घोड़े थे और लंबी दूरी तक मार करने वाले बेहतर हथियार थे। और यही टेक्नोलॉजी का फर्क हार और जीत के बीच की सबसे बड़ी वजह बन गया। 26 जनवरी 1565 इस तारीख को हुई लड़ाई में विजयनगर की हार बहुत ही विनाशकारी थी। एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उस जमाने के हिसाब से ये संख्या वाकई चौंकाने वाली है। युद्ध का नतीजा बहुत भयानक था। शासक अलिया राम राय को पकड़कर मार दिया गया और फिर विजयी सेनाओं ने राजधानी विजयनगर पर चढ़ाई कर दी। महीनों तक विजय के शहर को लूटा गया, जलाया गया और तबाह किया गया, और नतीजा ये हुआ कि वो हमेशा के लिए खंडरों में तब्दील हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। एक साम्राज्य का राजनीतिक अंत उसकी सांस्कृतिक विरासत का अंत नहीं होता। चलिए देखते हैं कि विजयनगर ने अपने पीछे क्या छोड़ा। विजयनगर की विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। इसने न सिर्फ दक्षिण में हिंदू परंपराओं और संस्कृति को एक सुरक्षा कवच दिया, बल्कि इसकी जो नायंकर प्रणाली थी, उसने आगे चलकर कई राज्यों की शासन व्यवस्था को प्रभावित किया। आज हम दक्षिण भारत के मंदिरों में जो ऊंचे ऊंचे गोपुरम देखते हैं, वो विजयनगर की ही देन है। और साथ ही इसने कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और तमिल साहित्य को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि भले ही विजयनगर शहर तबाह हो गया, क्या उसकी आत्मा, उसकी कला और उसकी संस्कृति सच में खत्म हो गई, या वो आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में, वहां की परंपराओं में और लोगों के दिलों में जिंदा